नमस्कार दोस्तों, एडुकेशियस में आपका स्वागत है। कल हमने इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस की इंपॉर्टेंट न्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की थी, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, जो कि दूर दराज के एस्पिरेंट्स हैं, जहां तक इकोनॉमिक टाइम्स हार्ड न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, हार्ड कॉपी नहीं पहुंच पाती है, या फिर जो भी इकोनॉमिक्स में रुचि रखने वाले लोग हैं, वित्त समाज में रुचि रखने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए एक ये नया इनिशिएटिव शुरू किया था। तो इसी संदर्भ में आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं, जो कि एनालिसिस रहेगा आज के दिन का। मैं ये क्लियर कर लेना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस को दिखाना है। ये कोई कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर कोई कमर्शियल मोटिव के लिए नहीं है। हम अपने व्यूअर्स से आग्रह करेंगे कि जो भी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन हाउस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, या फिर जो भी कोई अदर पब्लिकेशन हाउस है जो कि जिनके ऊपर इस ईटी का सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल अधिकार है, आप उनसे सब्सक्रिप्शन लें, आप उनको प्रमोट करें। ठीक है, ये जो वीडियो है, ये जो एनालिसिस है, ये सिर्फ उन गरीब बच्चों के लिए या फिर दूर दराज रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए एजुकेशन पर्पस से भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, एनसीईआरटी ओकेज गो फर्स्ट फ्लाइट फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्शन। एनसीईआरटी क्या होता है? नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल की जो मुंबई बेंच है, उसने गो फर्स्ट एयरलाइंस है, जिन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट घोषित कर दिया था लास्ट वीक, तो और उसका केस चला गया था कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल में। तो उन्होंने इनकी जो इंसॉल्वेंसी रिक्वेस्ट थी, प्रोटेक्शन थी, उनका केस अटेंड किया और इसको एम्बिट में ले लिया और कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। क्या क्या डायरेक्शन है देख लेते हैं। Bankruptcy court in New Delhi has approved the application of Go Airlines to admit the carrier into insolvency resolution process, allowing the first such voluntary bankruptcy protection involving a local airline. ये किसी भी एक पहली लोकल एयरलाइन का फर्स्ट केस है जहां पे वॉलेंट्री बैंक्रप्सी एप्लीकेशन लगाई गई है नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक है, इसमें बेसिकली जो कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के जस्टिस रामालिंगम सुधाकर और टेक्निकल मेंबर एलन गुप्ता ने एगोयर की एप्लीकेशन, जो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के तहत एक्सेप्ट कर ली है, एडमिट कर ली है और ऑर्डर इश्यू किया है ऑन दी मोरेटोरियम ऑन एसेट्स दैट इंक्लूड लीज्ड एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट स्लोट्स। इसमें क्या हुआ था, जैसे ही इन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया था गो फर्स्ट ने, तो उसके बाद जो भी लेसर थे जिन्होंने एयरक्राफ्ट लीज पर दे रखे थे, तो उन लोगों ने अपने एयरक्राफ्ट वापस लेने के लिए, ठीक है, और जो भी असेट्स दिए हुए थे उन सबको वापस लेने की प्रक्रिया जारी कर दी थी। तो और जिसके खिलाफ गो एयर एनसीईआरटी में चला गया था। ठीक है, तो इसके रिवाइवल की पूरे कोशिश किए जा रहे हैं, क्योंकि लेसर ने इसके पास जो जिन्होंने लीज दे रखे हैं 46 एयरक्राफ्ट लीज दे रखे हैं इन लोगों ने इसको गो फर्स्ट को। ठीक है, और जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी डी रजिस्ट्रेशन की इनके एयरक्राफ्ट को, वो अब इस फैसले से इनवैलिड हो गई है। अभी जो एनसीईआरटी ने फैसला दिया है, उसमें जो करंट मैनेजमेंट है गो फर्स्ट एयरलाइंस की, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और नई मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट किया है अभिलाष लाल जी को अपॉइंट किया गया है। एक सेकंड, अभिलाष लाल जो कि अल्वारेज एंड मार्शल को इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और ही इज हेडिंग द टेम्परेरी मैनेजमेंट ऑफ द गो फर्स्ट एयरलाइंस। और गो फर्स्ट को हिदायत दी है कि वो 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करें टू द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हेडेड बाय अभिलाष लाल। इनके पास 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करें डे टू डे का खर्चा चलाने के लिए, ऑपरेशंस को रिज्यूम करने की प्रक्रिया में कदम उठाने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली
जो था नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है और गो एयर को रिवाइव करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कोर्ट अपॉइंट्स अभिलाष लाल backed by Alvarez and Marshall as the interim resolution professional, directs LAL to take necessary steps to revive the operations, orders existing management to deposit 5 crore rupees with the IPR to meet the expenses, and this is the first voluntary bankruptcy protection involving a local airlines। अभी देख लेते हैं कि डिफॉल्टिंग कितनी हुई है गो फर्स्ट एयरलाइंस की। 2660 करोड़ रुपए तो इनको एयरपोर्ट के लेसर्स को देने हैं, 1202 करोड़ रुपए सप्लायर्स और वेंडर को देने हैं और 11 करोड़ रुपए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को देने हैं। ठीक है, एयरलाइन हैज वर्कड ऑन अ प्लान टू रीस्टार्ट द ऑपरेशन बाय 24 मई। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि 24 मई से दोबारा गो फर्स्ट आकाश में होगा, ऊंचाइयां छुएगा और दोबारा ही इनको ऑपरेशन स्टार्ट करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। US investors slashes Ola valuation by 30% to 4.8 billion। जो US के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ओला की जो वैल्यूएशन है, ओला बाइजू जिनकी जो वैल्यूएशन थी उसको घटा दिया गया है। कोई इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी कोई खबर नहीं है। इसकी वैल्यूएशन को 35% बढ़ा के, जो कि पहले 7.4 बिलियन आकी गई थी, अब उसको घटा के 4.8 बिलियन बता दिया है किसने, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने। नॉर्मल न्यूज है, फाइनेंशियल टॉपिक की, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सेबी मूव्स हायर थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टर्स इन एआईएफ। एआईएफ क्या होते हैं? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, एआईएफ के अंदर हायर थ्रेशोल्ड लिमिट की बात की है सेबी ने। आइए देखते हैं क्या न्यूज है ये। द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ऑन वेडनेसडे ब्रोच्ड द आइडिया ऑफ रेजिंग द मिनिमम टिकट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इक्विटीज एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। जो प्राइवेट इक्विटीज और वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, वीसी फंड्स होते हैं, वो बेसिकली होते हैं एआईएफ्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनको बोला गया है सेबी के द्वारा। At a meeting with high-level panel headed by Infosys co-founder Narayan Murthy or Alternative Investment Fund, senior official of the SEBI emphasized that AIFs are meant for sophisticated investors with the appetite for risk and the ability to assess the downsides of exposure to unlisted stocks and startups। जो स्टॉक्स, जो स्टार्टअप्स कंपनीज हैं जो अभी तक लिस्टेड नहीं हुई हैं, उनको जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है, हमारी एडुकेशियस कंपनी है, कल अभी तक लिस्ट नहीं हुई है स्टॉक मार्केट पे, हम चाहें कि इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एज एन अनलिस्टेड कंपनी हमें वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए, एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हमारी कंपनी के अंदर आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो कि आगे जाके ये बहुत बड़े लेवल पे अगर एक एडटेक कंपनी बन जाती है तो उसके इनको उनका उसके परसेंटेज का, उसके शेयर्स का अधिकार रहेगा। तो इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआईएफ्स। तो ये बेसिकली सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं, जिनकी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, वो लोग इसके अंदर, ऐसी कंपनियों के अंदर पैसे लगाते हैं। तो अभी क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर हैं इनकी मात्रा कम है, इसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर क्या है? एट प्रेजेंट एन इन्वेस्टर विद एन इनकम और नेट वर्थ बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड हैड टू चिप इन एटलीस्ट 1 करोड़ टू इन्वेस्ट इन एन एआईएफ। करंटली क्या है, एक इन्वेस्टर है, एक एंजल वेंचर कैपिटलिस्ट है, एंजल इन्वेस्टर है, उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं एआईएफ में। ठीक है, द रेगुलेटरी टर्म्स फॉर ईई एंड वीसी, द एंट्री लेवल इन्वेस्टमेंट हैज रिमेन अनचेंज्ड सिंस एआईएफ रूल्स वर अनाउंस्ड इन 2012 के अंदर, 2012 के अंदर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूल्स नोटिफाई हुए थे। तब से ही ये लिमिट 1 करोड़ की लिमिट है। ये एटलीस्ट आपको 1 करोड़ रुपए किसी भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, however wealthier or accredited investors
जो अक्रेडिटेड, जिनको क्रेडिशन मिल जाता है, वेल्थियर और अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट लेस देन 1 करोड़ ऑल्सो. If the minimum ticket size is increased to 2 crore or 3 crore, it would encourage more investors to obtain the certificate of accredited investors. Once an investor has an accreditation, the limit would not apply to her or him. Basically क्या होता है, अगर आपको accreditation मिल जाता है under the AIF Alternate Investment Fund, तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप मिनिमम 1 करोड़ रुपए ही लगाओ, आप लेस देन 1 करोड़ भी लगा सकते हो, थ्रेश होल्ड लिमिट खत्म हो जाती है. तो अगर आप अभी बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे अक्रेडिशन लेने के लिए बेसिकली. तो अक्रेडिट इन्वेस्टर्स का बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहता है. अभी बात चल रही है कि पहले एक कमेटी आई थी, उसने कहा था कि अक्रेडिशन के लिए मिनिमम जो है वो 5 करोड़ रुपए तक की रख दो. किसी कमेटी ने 1.5 करोड़ रुपए तक की कहा था. ठीक है, अभी जो एक्रेडिशन सर्टिफिकेट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? Accreditation certificate given by an external designated agency require an investors to meet any one of the following parameters. ये बहुत important question हो जाता है कि what are the requirement of an investor to being an to be listed as an accredited investors under the alternate investment fund. तो ये क्या requirement है? An income of minimum 2 करोड़ रुपीस, या तो आपकी 2 करोड़ रुपए की मिनिमम इनकम हो, या फिर नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 7.5 करोड़, या आपकी नेट वर्थ है, पूरी संपत्ति है वो 7.5 करोड़ रुपए की हो, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 करोड़ इनकम एंड 5 करोड़ नेट वर्थ. या फिर अगर आप ये लिमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी 1 करोड़ रुपए इनकम होनी चाहिए और 5 करोड़ के पास आपकी संपत्ति होनी चाहिए, नेट वर्थ होनी चाहिए. तो ये 2 कंडीशन जो फुलफिल कर देता है उसको अक्रेडिटेड AIF इन्वेस्टर्स का टैग मिल जाता है. तो आपने देखा 2 कंडीशन है, मिनिमम इनकम ऑफ 2 करोड़ और नेट वर्थ ऑफ 7.5 करोड़, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम ऑफ 1 करोड़ और नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़. ठीक है. However, this can't happen immediately given the slow pace at which accreditation happens. जो एक्रेडिशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो पेस पे चलता है, इसलिए एक्रेडिशन बहुत ज्यादा लोगों को मिल नहीं पाता है. सो द रेगुलेटर वुड लुक इनटू द क्विकन द प्रोसेस. इट इज वाइडली परसीव्ड दैट द इन्वेस्टमेंट लिमिट शुड बी रेज्ड फ्रॉम 1 करोड़, बट गिवन द इन्फ्लेशन एंड राइज इन इनकम लेवल, रेजिंग इट शार्पली टू 3 करोड़ वुड हर्ट द बिजनेस. अभी आइडिया मूव किया जा रहा है कि 3 करोड़ की लिमिट बना दीजिए, लेकिन प्रेजेंट जो इकोनॉमिक कंडीशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन है और जो फॉरेन आउटसाइड इकोनॉमिक वर्ल्ड है, यूएस है और भी कंट्रीज में, वहां पे इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी सी चल रही है. तो अभी इस टाइम पे सीधा 3 करोड़ की लिमिट रखना ये बहुत ही एक बिजनेस एनवायरनमेंट को हार्म करेगा. तो इसीलिए रिकमेंड किया जा रहा है कि आप इसको 1 करोड़ से 2 करोड़ की लिमिट कर दीजिए, सो दैट प्रेजेंट कंडीशन में दिक्कत ना आए. आप पहले एक कमेटी बनी थी, उसने इसको टिकट साइज को 5 करोड़ तक का बोला था, एक कमेटी ने इसको 1.5 करोड़ तक का बोला था. ओनली द अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू पुट इन मनी. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बिकम इनसिग्निफिकेंट. जो AIF के फंड है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, उसमें अगर आप अक्रेडिटेड हो जाते हो, कोई इन्वेस्टर अक्रेडिशन ले लेता है, तो उसमें फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट की जरूरत नहीं रहती है. ठीक है. However, increasing the minimum capital commitment or contribution for an AIF investor may impact smaller AIFs and the first time managers. First time जो मैनेजर और छोटे AIF हैं उनको ये हर्ट करेगा अगर पहले ही लिमिट 2-3 करोड़ कर दोगे. तो जो फर्स्ट टाइम के फंड मैनेजर हैं या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्ट सीधा 2 करोड़ एक्रेडिशन लेने के लिए 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये थोड़ा सा बिजनेस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे. तो इसी तरह ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसको 1.5 करोड़ बोल रहे हैं, कुछ 2 करोड़ बोल रहे हैं, कुछ 3 करोड़ मूव कर रहे हैं. बट अभी करंटली इसमें क्या रहता है वो हमें आगे देखना होगा. An investor with an income or net worth below a certain threshold has to invest at least 1 crore into the AIF for being accredited. But wealthier or accredited investor can put less than 1 crore into the funds. ठीक है. अभी रेजिंग मिनिमम टिकट साइज टू 2 to 3 करोड़ में एनकरेज मोर इन्वेस्टर टू ऑब्टेन द अक्रेडिशन सर्टिफिकेट. दिस इज द मेन अक्रेडिशन रिलेटेड न्यूज.
Moving on to next news. As shopping spree slows, e-commerce not clicking as it did. Yeah, basically this is not that much important from exam point of view. This is basically about e-commerce only. Packaged food gives bite to FMCG sales volume in January to March. Basically इसके अंदर देख लीजिए what is FMCG. FMCG की फुल फॉर्म क्या रहती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं फास्ट मूविंग होते हैं, जब जिसके अंदर आ जाता है मिल्क प्रोडक्ट आगे, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होते हैं. ठीक है, पैकेज फूड आ जाते हैं एफएमसीजी के अंदर. तो दीज आर एफएमसीजी. हायर डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स इन 3 months to March led to the first sale volume growth for fast moving consumer good after 6 quarters, even as the sales volume in the home and personal care segment remained flat. तो बेसिकली एक छोटी सी नॉर्मल न्यूज है कि एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उनका जो वॉल्यूम हुआ है वो 4.3% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. राजस्थान आसाम, ये पॉलिटिक्स के हैं. राजस्थान आसाम आंध्र प्रदेश अपोजिट सेम सेक्स मैरिज लॉ. अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेंटर और स्टेट्स की राय ली जाए ऑन द बिल ऑफ ऑन द इश्यू ऑफ सेम सेक्स मैरिज. तो इसमें आसाम आंध्र प्रदेश राजस्थान इन तीनों स्टेट ने अपोज किया है कि इट विल बी against the social fabric of the society. It will be against the institution of marriage as well as institution of society or family. ठीक है, जो आंध्र प्रदेश ने भी लेटर दिया है कि it has consulted various religious community heads and they have opposed the demand for legalization of same sex marriage. राजस्थान ने भी ऐसा ही किया है. ठीक है, तो ये दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट नाउ. दिस सिर्फ अपनी राय दी है स्टेट्स ने. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. 73% वोटर टर्नआउट इन कर्नाटका. कर्नाटका के अंदर इस बार हाईएस्ट 73% वोटर टर्नआउट हुआ है कल जो इलेक्शन हुए थे वहां पे. ठीक है, दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल न्यूज. दिस इज गुड न्यूज टू डिस्कस. रिक्रूटमेंट टू आर्मी डेंटल कॉर्प्स विल बी जेंडर न्यूट्रल. कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था आईटी कंपनीज का. वहां पे भी जेंडर न्यूट्रलिटी और जेंडर रेशियो को अपलिफ्ट करने के लिए इन्फोसिस, विप्रो ऐसी कंपनियां नए नए इनिशिएटिव लेके आ रही हैं. ठीक है, जिन विमेन का ड्यू टू मैटरनिटी या फिर ड्यू टू कोविड जिनका जॉब्स छूट गई थी, उन लोगों के लिए नए नए दोबारा स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं. तो इसी संदर्भ में आज उसी टाइप की एक न्यूज और आ गई है दैट इज रिलेटेड टू जेंडर सेंसिटाइजेशन ओनली. कि जो आर्मी डेंटल कॉर्प्स है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स एडीसी जो है वो जेंडर न्यूट्रल रहेगा आगे से. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है. बेसिकली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो आर्मी डेंटल कॉर्प्स के रिक्रूटमेंट होती थी वहां पे विमेन का सिर्फ 10% तक का ही कोटा था. कि मान लीजिए कि अगर 10 लोगों की रिक्रूटमेंट होती है तो वहां पे 9 लोग आदमी ही होंगे, मेल ही होंगे, सिर्फ एक भी महिला का रिक्रूटमेंट हो पाएगा. तो इसी को लेके कुछ महिलाएं जो कि रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारी दोनों साइड के इश्यूज सुने और गवर्नमेंट से राय मांगी. तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने इन्फॉर्म किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डू अवे विद सेपरेट कोटास फॉर मैन एंड वुमेन एंड ऑल फ्यूचर रिक्वायरमेंट विल बी जेंडर न्यूट्रल. तो और जो कि ऑर्डर अब अपलोड भी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे. ये बेसिकली ये विमेन कुछ जो लेडी थी वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के ऑर्डर के और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के. उसमें बेसिकली क्या होता था कि जो इसमें क्या है हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी आते हैं. आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, तो ये वायलेटिव होता था कि अगर कोई लेडी, मान लीजिए 10 में से 9 लेडीज एलिजिबल है, मेल कैंडिडेट से ऊपर है फीमेल कैंडिडेट, तो भी सिर्फ एक ही फीमेल कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट होती थी, बाकी 9 रिक्रूटमेंट मेल कैंडिडेट्स की होती थी. So this was against the norms of the constitution, against the norms of the preamble also. So there was no right to equality against the article 14. ठीक है, the male candidates who have ranked till 2394.
are permitted to participate in the selection process, and insofar as the female candidate are concerned, the cut-off rank is 235. होता क्या था कि जो मेल कैंडिडेट थे वो तो अगर उनकी रैंक 2394 भी आई हुई है कट-ऑफ रैंक में, तो भी वो एलिजिबल हो जाते थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए। लेकिन वीमेन के लिए कट ऑफ थी कि जिनकी 235 तक रैंक है, सिर्फ वही वीमेन पार्ट ले सकती थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आर्मी डेंटल कोर्प्स के। तो ये जो सिचुएशन थी, इसके अंदर जो जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं थी, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 को देखते हुए, तो इसको अब सरकार ने खत्म कर दिया है। एंड अभी ऐसी सिचुएशन होगी कि मेल और फीमेल इक्वल कंसीडर होंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आर्मी डेंटल कोर्प्स के अंदर, ठीक। और ये ऑर्डर भी पास हो गया है जो कि पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेटिव था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2020 जजमेंट इन बबीता पूनिया केस, ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू विमेन इन डिफेंस फोर्सेस। ये ऐसा ही एक केस जो लास्ट में 2020 के अंदर भी जजमेंट आया था कि जहां पे डिफेंस फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट का भी इश्यू उठाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 2020 के अंदर, जिस केस का नाम था बबीता पूनिया केस, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, this is just a political issue, we need not to discuss. आप MLA held for violating model code gets bail, need not to discuss. Your doctor stabbed to death by a man she was treating, pleasant weather midday voting का big turnout रहा है, ठीक है। पेशेंट स्ट्रेचर पे बूथ पे आए हैं, स्ट्रेचर पे बैठ के भी, ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज है। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज को हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ईडी सर्चेज मुंबई ऑफिस ऑफ डिलॉयट इंडिया एंड केपीएमजी यूनिट। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सर्च की है इन दो कंपनियों की। इसका क्या रहता है अभी हम कुछ नहीं कर रहे। इट सर्चेज द ऑफिस ऑफ auditor of IL and FS Financial Service on Wednesday, near 3 days after the federal agency filed a money laundering case or alleged financial irregularities at the infrastructure, leasing and financial services and its group companies। कोई important ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। These are just news। Police probe China linked to FedEx कौन। इसके अंदर क्या है, जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं। आप लोगों का ओटीपी मांग के आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। सिमिलरली अभी एक इंसिडेंट हुआ है कि मल्टीपल पुलिस आर प्रोबिंग केसेस ऑफ फोन्स पोजिंग एज आरबीआई ऑफिशियल। अभी कई जगह आरबीआई ऑफिशियल बन रहे हैं, कहीं पे पुलिस बन के कॉल किया जा रहा है कि मैं सो एंड सो एसएसपी बोल रहा हूँ, सो एंड सो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर कुरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव बन के कि आपका मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ मैं, ये कस्टम्स में आपका एक कुरियर आया था, कस्टम्स ने हेल्ड कर लिया है, इसके लिए आपको 20,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है, आप इस अकाउंट में डलवा दीजिए, आपका ये कुरियर हम पहुंचा देंगे। सिमिलरली ऐसे हर रोज डे टू डे ई कॉमर्स ऑनलाइन फ्रॉड्स चल रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को बहुत ही 100 ऑफ करोड़ ऑफ मनी लूटा जा रहा है। बेसिकली आपने एक मूवी देखी होगी जामतारा, ठीक है। तो पहले जामतारा था, एक जगह है जामतारा जहाँ पे लोग सारा दिन इसी चीज के अंदर संलिप्त रहते थे, लोगों का ऑनलाइन फ्रॉड करने में। उन लोगों के एटीएम्स की क्लोनिंग कर लेते थे, फोन करके ओटीपी पूछ लेते थे। अभी जो नून मेवात हरियाणा के अंदर या मथुरा या फिर राजस्थान का अलवर ये एरिया है, इसको नया नाम दे दिया गया है न्यू जामताड़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आज के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसी साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि किसी को भी अपना ओटीपी या फिर अपनी पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स कभी भी शेयर ना करें। कोई भी बैंक ऑफिशियल, कोई भी आरबीआई का ऑफिशियल या जहाँ पे आपका बैंक का खाता है या फिर क्रेडिट कार्ड यूनिट, आप लोगों के जो ओटीपी रहता है या पीछे कार्ड के सीवीवी नंबर रहते हैं, वो आप लोगों से नहीं पूछता है फोन करके। तो कभी भी आप लोग अपनी ये पर्सनल जानकारियां शेयर ना करें, क्योंकि ये आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बार बार साइबर सेल लोगों की जनहित के अंदर बार बार जानकारियां देता है, लेकिन फिर भी आए दिन हजारों करोड़ के स्कैम होते जा रहे हैं। तो हमें एकजुट होकर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन सब से लड़ना है, इन साइबर फ्रॉड से
छुटकारा पाना है तो कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें, ठीक है। अपनी पर्सनल अकाउंट डिटेल्स शेयर ना करें, या फिर किसी भी बाहर से फॉरेन कॉल्स आ रही है, अभी व्हाट्सएप पे डिफरेंट कंट्रीज से कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई फ्रॉड के अंदर पार्ट बनाता है, जिस तरह कोई आपकी मोर्फ वीडियो बना लेता है, तो बिना शर्माए बिना झिझक किए आप डायरेक्ट साइबर क्राइम सेल के पास जाए और आप अपनी कंप्लेंट लिखाएं। अभी क्रिप्टो करेंसी के नाम पे भी मेरे एक फ्रेंड के साथ अभी रिसेंटली ही एक केस हुआ है, जहाँ पे उसको 4 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड हुआ है। उससे बार बार पैसे बार और एक बार जब आप फंस जाते हो तो बार बार इंसिस्ट करेंगे कि पैसा दे दो वरना फेसबुक पे डाल देंगे, पैसा दे दो वरना आपका 4 लाख रुपए चला जाएगा, अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, अकाउंट सीज हो जाएगा, लिमिटेड टाइम में पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो आप क्लियरली सबसे पहले ये करें, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि उन लोगों को जाल में फंसाए रखेंगे, हाँ मैं अरेंज कर रहा हूँ, पैसा अरेंज कर रहा हूँ, और इतनी देर में आप जाके साइबर पुलिस स्टेशन जो भी आपके नियर बाय है, आप वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें, सो दैट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस उन लोगों के अकाउंट होल्ड किए जा सके, अकाउंट सीज किए जा सके। तो ये जनहित में आप अपने रिश्तेदारों को जरूर सावधान करें, ताकि आपके हार्ड एंड मनी का नुकसान ना हो इन साइबर एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा। तो मल्टीपल पुलिस आर प्रोबिंग द केस ऑफ कॉन्स posing as RBI official, cops, courier company executive to find if there is some common handler and if the link is related to China. In one of the cases in Mumbai, the probe has revealed that the money raised through the Con operation was converted into cryptocurrencies and sent to China. Investigation is underway as to who is the ultimate beneficiary and if there is a Chinese connection to the case, who is the Chinese beneficiary from them. ठीक है, अभी क्या है, जो फ्रॉड किए जा रहे हैं उसको क्रिप्टो करेंसी में बदल के चाइना को रूट किया जा रहा है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और साइबर सेल पता लगा रही है कि क्या कोई चाइनीज लिंक भी है इस फ्रॉड के साथ। 43% यूजर मिसअंडरस्टैंड ऐप ट्रैकिंग एंड साइन अप फॉर स्टडी। बेसिकली ये जो न्यूज है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 43% of mobile phone user to be either confused or unclear about the meaning of app tracking. They also found that the smartphone user thought app tracking was intrinsic to the app function and that it was meant to provide a better use application. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आप कभी भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो कुछ आपसे like you want to share this, you want to share your call logs, you want to share your messages, you want to share your कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऐप ट्रैकिंग, योर लोकेशन ट्रैकिंग, हम सबको ओके 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 करके कर देते हैं। लेकिन सावधान रहें, आप अपनी ऐप परमिशन पे बहुत ध्यान रखें। आपको जो जरूरी है सिर्फ वही, मान लीजिए आपको स्विगी की डिलीवरी करानी है तो वहां ही ऐप ट्रैकिंग करें, ठीक है। नॉर्मल अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस एजुकेशन दे रहे हो तो वहां पे ऐप ट्रैकिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कोई और ऐसा ऐप यूज कर रहे हो जिसके अंदर आपकी लोकेशन नेसेसरी नहीं है, तो आपको लोकेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है ऐप ट्रैकिंग। सुब्रमण्यम, नए जो L&T कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, और तो सुब्रमण्यम जो उनको नए CMD बनाया गया है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बस जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर L&T on Wednesday announced that its non-executive chairman AM Naik had decided to step down. AM Naik अभी इसके एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे और अभी जो नए चेयरमैन होंगे उनका नाम है SN सुब्रमण्यन। जस्ट नॉर्मल एक न्यूज है, वन लाइनर न्यूज है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। L&T का प्रॉफिट 11% सर्ज हुआ है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलायंस इंफ्रा का अवार्ड है उसमें 278 करोड़ का रिलायंस के फेवर में किया है। वेरिएबल मार्केट जो स्मार्टफोन वॉचेज हैं इनकी ग्रोथ हुई है 81% इस क्वार्टर में, बढ़ी है इनकी सेल। सैमसंग, ओप्पो, वीवो टू लीड द इंडिया स्मार्टफोन मार्केट। वॉलमार्ट होप्स टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर डिकेड्स। ठीक है, जो वॉलमार्ट कंपनी है, ठीक है, उसने बोला है कि चीफ एग्जीक्यूटिव डॉग मैकमिलन ने कि इंडिया हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड दैट दिस कंपनी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, ठीक है, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। और जो फ्लिपकार्ट इन्होंने ले रखी है, इन्होंने एक्वायर कर रखी है, ठीक है, फोन पे, वॉलमार्ट ग्लोबल टेक एंड वॉलमार्ट सोर्सिंग, तो ये इन्होंने बोला है कि हम सालों साल इंडिया के अंदर काम करते रहेंगे। इंडिया एक बहुत ही ब्राइट मार्केट है।
फ्रैंक टॉक्स विद कंज्यूमर की अमिट फेक न्यूज कुछ नहीं है। इंडियन ऑफिस असेट्स रिमेन अ बिग ड्रॉ फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। जो इंडिया के इन्वेस्टिंग सेंटिमेंट्स है बाहर के लोगों के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। इंडिया रिमेन पॉजिटिव ऑन द कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन कोर रियल इस्टेट। बेसिकली कोर रियल इस्टेट जो है that buck the trend of subdued investment activity globally and in APAC region, rising interest rate and inflation। बेसिकली क्या है इसके अंदर, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही वर्ल्ड की इकोनॉमी से देखें तो पॉजिटिव रही है, ठीक है। इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट इज रिप्रेजेंटिंग अल्यूरिंग प्राइसेस, बहुत अच्छे प्राइस, वैल्यूएशन और यील्ड दे रही है। ये जॉन कैनी ने कहा है, ही इज द सीईओ ऑफ एशिया पैसिफिक कॉलियर्स, ठीक है। ये तीन कंपनी हैं जो कि बहुत ही बुलिश हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड एंड सीपीपीआईबी ऑन द इंडियन ऑफिस स्पेस के अंदर। $1.7 बिलियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रियल एस्टेट मार्केट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर 1.7 बिलियन सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, क्योंकि 41% rise in investment inflows in office sector at $0.9 billion year on year। 41% इसका इन्वेस्टमेंट का राइज हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये मॉरिशियन मिनिस्टर ने जो कि हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी थी कि दिस मिनिस्टर इज रनिंग सम सेल कंपनी वगैरह, जो इस चार्जेस को डिनाई किया है। एमजी मोटर एक्सपेंशन करेगा अपना। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज है इकोनॉमी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आई है इकोनॉमी से रिलेटेड कि अभी जो WTO का वो हो रहा है, मिनी मिनिस्ट्रियल मीट हो रही है पेरिस के अंदर अगले महीने। तो वहां पे इंडिया अलोंग विद मैनी डेवलपिंग कंट्रीज विल पुश फॉर ग्लोबल पेटेंट वेवर फॉर वैक्सीन, थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक टू कॉम्बैट द फ्यूचर पेंडेमिक्स, ठीक है। क्या था लास्ट जो 2022 के अंदर इंडिया के एफर्ट्स की वजह से जो कोविड वैक्सीन है उसके लिए जो वेवर, पेटेंट वेवर रहा था वो 5 साल के लिए, 5 ईयर वेवर फॉर कोविड-19 वैक्सीन के लिए 5 साल के लिए इंडिया ने WTO में सिक्योर किया था कि 5 साल तक कोई पेटेंट का इश्यू नहीं आएगा, ग्लोबल पेटेंट का इश्यू नहीं आएगा। लेकिन हो रहे बदलाव, क्लाइमेट चेंज वगैरह को देखते हुए इंडिया और ऐसी ही बहुत सारी 80 WTO मेंबर्स जो कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो फ्यूचर पेंडेमिक हो सकते हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज, तो हमें एक होलिस्टिक वेवर होना चाहिए। किस किस के लिए? वैक्सीन के लिए, थेरेपेटिक्स के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए। तो ये सब मिनी मिनिस्ट्रियल मीट जो हो रही है अभी पेरिस के अंदर ऑन द साइडलाइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD मीटिंग के साथ, क्योंकि अगले साल 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO होगी। तो अभी मिनी मिनिस्ट्रियल मीट हो रही है, वहां पे डिस्कशन हो रहा है कि और ये मॉनिटरियम हो, ये फेवर हो फ्यूचर पेंडेमिक डायग्नोस्टिक के लिए, टेक्निक्स के लिए, वैक्सीन के लिए। तो इसकी एक टर्म दी गई है ओमनीबस वेवर, एक नई टर्म आप देखेंगे, साथ में आप अपनी वोकैबुलरी भी देख सकते हैं। ओमनीबस, ओमनीबस मीन्स बहुत सारी चीजों को अपने ही एम्बिट के अंदर लेना, दैट इज नोन एज ओमनीबस। ओमनीबस बेसिकली अगर आप कई तरह की किताबें हैं, उन किताबों को एक साथ इकट्ठा करना, उसको भी हम ओमनीबस बोलते हैं। कई तरह के ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक साथ लेना, दैट इज ओमनीबस। तो ओमनीबस वेवर विल अलाउ अ क्विक रिस्पॉन्स इन केस ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक्स, अवॉइडिंग लेंथी नेगोशिएशन। तो आने वाले हर, जरूरी नहीं अभी तो सिर्फ कोविड के लिए ही है, कोविड वैक्सीन के लिए, लेकिन पुश किया जा रहा है कि ओमनीबस वेवर हो, कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो भी इश्यूज आए, जो भी पेंडेमिक से रिलेटेड आए, तो जो टेक्निक्स, जो वैक्सीन, जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आए, सबके अंदर पेटेंट का कोई इश्यू ना आए। WTO इसको ओमनीबस वेवर कर दे, सबको अभी ही वेवर हो जाए। और साथ में कस्टम ड्यूटी का जो मोरेटोरियम है, डिस्कशन उसके भी चल रहे हैं ऑन मोरेटोरियम ऑन लेविंग कस्टम ड्यूटीज ऑन ई ट्रांसमिशन और आल्सो एक्सपेक्टेड एट द मीटिंग, ठीक है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव sought a review and relook at the moratorium on e-commerce transmission that has continued for 24 years, citing a loss of revenue। तो इंडिया साउथ अफ्रीका ने जो कस्टम ड्यूटी है ई ट्रांजैक्शन पे
उसके ऊपर भी एक मोरेटोरियम के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो कि इसी मीटिंग के अंदर डिस्कस होंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनेक्टाड, UNCTAD, UNCTAD भी बोलते हैं हम इसको, UNCTAD has estimated a $10 billion potential tariff revenue loss for developing countries every year due to the moratorium on e-transmission as compared to 289 million for high income countries। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये जो कस्टम टैरिफ लगता है ऑन ई ट्रांसमिशन, तो उसको खत्म करने की बात चल रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिवेन्यू लॉस रहता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक जो सबसे बड़ा WTO का इश्यू रहता है वो रहता है पीस क्लोज। इंडिया का पीस क्लोज रहता है जो बहुत समय से चला रहा है। इंडिया गुड सब्सिडी, जो इंडिया सब्सिडी देता है, व्हीट की सब्सिडी, फूड ग्रेन्स की सब्सिडी देता है, तो उसके अंदर एक पीस क्लोज है that seals its food procurement program against action from WTO member in case the subsidy ceilings are breached। So सब्सिडी की कितनी सीलिंग है? 10% की सीलिंग है, ठीक है। 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फूड प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाह रही है इंडिया और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज। जो सब्सिडी का इश्यू होता है, फूड ग्रेन सब्सिडी का इश्यू चल रहा है, ये आप 10% से ज्यादा फूड ग्रेन सब्सिडी नहीं दे सकते, तो ये भी डिस्कशन रहेगा इस बार के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मेजर पोर्ट्स टू सेट अप क्लीन फ्यूल स्टोरेज रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया जा रहा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के द्वारा। इंडियन पोर्ट विल हाउस अ क्लीन fuel storage and ship refueling facilities as part of country's plan to cut the carbon footprint। कार्बन फुटप्रिंट को खत्म करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं कि द अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज्ड इन द एनवायरमेंट बाय नंबर ऑफ पीपल, बाय सिंगल पीपल। तो जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं वो बहुत ज्यादा है, जो हमारी कार्बन एमिशन है वो बहुत ही ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज का, डेवलप्ड कंट्रीज का भी है, बट ये एनवायरनमेंट को बचाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसके अंदर क्लीन एनर्जी, जो क्लीन फ्यूल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करने की बातें चल रही हैं, और रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया जाए, जो डीजल वगैरह है उनका यूज कम किया जाए, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका यूज कम किया जाए, सोलर एनर्जी का ज्यादा यूज किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने ये बोला है कि एक इनिशिएटिव चलाया है, गाइडलाइन चलाई है, जिसका नाम है हरित सागर। हरित सागर प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर मेजर पोर्ट्स टू अचीव क्वांटिफिएबल रिडक्शन इन कार्बन एमिशन इन डिफाइंड टाइमलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल ने बोला है हरित सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द इनिशिएटिव ऑफ हरित सागर? बेसिकली हरित सागर वो इनिशिएटिव, इट इज दैट इनिशिएटिव टू कॉम्बैट द कार्बन फुटप्रिंट, टू मिनिमाइज द कार्बन फुटप्रिंट, and which will house the Indian ports with clean fuel storage and providing the ship refueling facilities at the part of clean energy program। ठीक है, ये सब जो गाइडलाइन की जो डेडलाइन है वो 2035 सेट की है कि 2035 तक ये सारी फैसिलिटीज इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। These guidelines will cover all areas of the port ecosystem। ये नहीं है कि एक एरिया, जो पोर्ट इकोसिस्टम के एंसिलियरी एरियाज भी हैं, जो प्रीसिंक्ट्स भी हैं, उसको भी कवर अप किया जाएगा। ठीक है, that contribute to the carbon intensity of our ports। तो फाइनेंसिंग होगी इसके लिए, वो अभी कंसिडरेशन की जा रही है। ग्रीन, बेसिकली हम ग्रीन पोर्ट्स बनाने जा रहे हैं। द फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड टू टर्न दिस पोर्ट्स इनटू ग्रीन पोर्ट्स। ठीक है, बेसिकली 12 मेजर पोर्ट है हमारे इंडिया के अंदर, और छोटे छोटे मिला के 200 के करीब पोर्ट है 7500 की कोस्ट लाइन के अंदर। जो हमारी कोस्ट लाइन है दैट इज 7500 किलोमीटर, और उसके अंदर अराउंड 200 पोर्ट्स हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर 12 मेजर पोर्ट्स हैं, जो कि कितना अकाउंट करते हैं, जो हमारा ट्रेड होता है उसका 95% बाय वॉल्यूम एंड 65% बाय वैल्यू। जो हमारी ट्रेड की वैल्यू है उसमें 95% इन 12 पोर्ट्स से होता है, और 65% बाय वैल्यू, उसकी कीमत के हिसाब से 65%।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। नंबर 1, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? अराउंड 7500 किलोमीटर। इंडिया में छोटे बड़े मिला के पोर्ट कितने हैं? मोर देन 200, ठीक है। लेकिन मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 12 पोर्ट हैं, ठीक, जहां पे पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड का वॉल्यूम कितना है? 95% वॉल्यूम है, और बाय वैल्यू कितना है? 65%। ऑथोरिटीज वांट इलेक्ट्रिसिटी टू पावर एटलीस्ट हाफ द व्हीकल। जो ई व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उनका यूज किया जाना चाहिए पोर्ट के अंदर भी और पोर्ट की विसिनिटी में भी। एंड द इक्विपमेंट नीड ऑफ मेजर पोर्ट बाय 2013 rather than diesel, and want the figure raised further to 90% by 2047। 2047 तक ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज बढ़ा के 90% किया जाए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा ध्येय है। और इसी के संदर्भ में न्यू शिपिंग गाइडलाइंस आल्सो रिक्वायर्स दैट पोर्ट सेटिस्फाई at least 60% of the electricity needs through renewables by 2030 and 90% by 2047। तो जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हो, जैसे हाइडल पावर से हो, सोलर पावर से हो, टरबाइन से, विंड पावर से हो, ना कि कोयला जला के या फिर डीजल से हो। तो ये जो गाइडलाइंस है उनमें भी ये भी बोला गया है कि 2030 तक 60% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट आप रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे और 2047 तक 90% रिक्वायरमेंट। तो ये सब गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इन पोर्ट ऑपरेशन, डेवलपिंग पोर्ट कैपेबिलिटीज फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड बंकरिंग ग्रीनर फ्यूल्स। नेमली जो ग्रीनर फ्यूल्स है क्या क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। दीज आर दी ग्रीन फ्यूल्स। तो आप क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन फ्यूल्स? तो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। डीजल इज नॉट अ ग्रीन फ्यूल। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फैसला बताया है प्रोविडेंट फंड को लेके, ईपीएस को लेके। तो हायर पेंशन ऑप्शन फॉर टू इम्पैक्ट द पीएफ कॉर्पस। जो एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था जिसके अंदर आप ऑप्ट कर सकते हो हायर पेंशन को, ठीक है। जो भी सब्सक्राइबर है वो हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस दी है। तो अभी कुछ जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि जो सब्सक्राइबर ये जो नया हायर पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का, अगर वो उसको ऑप्ट करते हैं तो उनको जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है, क्योंकि ये 2014 से आपको अक्यूमुलेट जो हुआ है वो 2014 से लागू होगा। तो ये जो 1 सितंबर 2014 से जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है ईपीएस का वो माना जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपके पीएफ फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था उसको उठा के ईपीएस के अंदर डालेंगे, प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड के अंदर डाल दिया जाएगा, जो कि इफेक्टिव होगा 1 सितंबर 2014 से। तो जो एक्यूमुलेट हुआ था पीएफ के अंदर, आपको इंटरेस्ट मिलता है प्रोविडेंट फंड कॉर्पस के अंदर, तो जो इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हुआ है वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करते हो पीएस के अंदर, और वो पैसा आपका पीएफ टू पेंशन फंड के अंदर चला जाता है। तो ये बताया गया है एनालिस्ट ने कि जो इंटरेस्ट फॉरगो करना पड़ेगा, तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1.16% ऑफ सैलरी जो आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है, which would further raise the amount taken away by the accumulated corpus. While the subscriber would get a higher pension on retirement, हायर पेंशन तो मिलेगी नई गाइडलाइंस के हिसाब से ऑन रिटायरमेंट के बाद, दे वुड हैव टू सब्सटेंशियली लोअर फंड्स अवेलेबल इन दी प्रोविडेंट फंड अकाउंट शुड दे नीड द मनी टू बाय अ हाउस और टू मीट अ मेडिकल एक्सपेंस और इन केस ऑफ जॉब लॉस। ये ऐसा है कि अगर आप ईपीएस के अंदर हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद तो हायर पेंशन मिलेगी, लेकिन अभी क्या होगा, वो जो 1 सितंबर 2014 से आपका जो पैसा जो था एक्यूमुलेट हुआ था, वो आपका जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है, जितना 1.16 कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है, पहले 8.50% रहता था,
उसको बढ़ा के उसमें 1.16% एक्स्ट्रा कर दिया गया है। तो वो जो 1.16 पहले का भी है वो 14 से उठा के आपको पेंशन उसके अंदर जाएगा, तो उसके अंदर ऊपर जो इतनी बड़ी अमाउंट के ऊपर आपने इंटरेस्ट एक्यूमुलेट किया था, नंबर वो खत्म हो जाएगा, तो आपको उससे लॉस होगा। नंबर 2 क्या रहेगा, अगर आपको रिटायरमेंट से पहले हाउस लोन के लिए या मेडिकल एक्सपेंस के लिए किसी भी कारण से अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो आप यूजुअली क्या करते हैं, अपने पीएफ फंड से निकाल लेते हैं। तो पीएफ फंड का जो कॉर्पस होगा वो अगर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपके पास कम फंड्स रहेंगे, लेस फंड रहेंगे। ये एनालिस्ट का कहना है, ठीक है। Saraswati Kasturi Ranjan, which is a partner at Deloitte, said the move to transfer funds from the provident fund to the pension account is required to be evaluated in detail, since the higher pension will need to be viewed along with the significant dip in the accumulated provident fund corpus. तो ये इन्होंने बोला है कि आप रिव्यू कर लीजिए बिफोर मूविंग ऑन टू द हायर पेंशन दीजिए। On 3rd May, the government issued a notification mandating a 9.49 contribution of salary to the EPS, an increase of 1.16% point from the current 8.33%. Currently 8.33% goes into the pension fund. अभी इसको बढ़ा के 9.49% कर दिया है, नई नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है for all those employees who are opting for हायर पेंशन, जो एम्प्लॉइज हायर पेंशन ऑप्ट कर रहे हैं। Since this is effective since 1st of September 2014, the amount and interest will be clawed back from the accumulated corpus provident fund corpus. ठीक है। Under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, account holders are permitted to withdraw funds from both employers and employees' contribution in case of retirement and unemployment from their PFTT. तो जब अगर आपको जरूरत होती है तो आप अपने प्रोविडेंट फंड जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी रहा है, एम्प्लॉइज का भी रहा है, आप उसके अंदर से निकाल सकते हो जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये कॉर्पस अगर आप हायर पेंशन स्कीम के लिए, ईपीएस के लिए ऑप्ट करते हो तो कॉर्पस की अमाउंट कम हो जाएगी। Government says 1.16% of employers' share will move to pension account. Employers का शेयर जाएगा। Even the interest earned on this money will get reversed. Expert estimate an outgo of 33 to 40% for a pension of 50 to 60,000. क्या क्या इम्पैक्ट होगा? लोअर पीएफ कॉर्पस विल रिड्यूस विड्रॉल फंड। कॉर्पस कम होगा तो आप विड्रॉ कम कर पाएंगे। कैश इन हैंड कम हो जाएगा, विल रिड्यूस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एडवांसेस फॉर होम लोन एंड हाउस रिनोवेशन विल बी इम्पैक्टेड and pension credited every month will be taxed while the PF is non taxable. जो हायर पेंशन होगी उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो पीएफ का कॉर्पस है, पीएफ का फंड है, वो नॉन टैक्सेबल है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक देते हुए, मेक इन इंडिया को स्पर देते हुए, उसको बढ़ावा देते हुए बताया गया है कि हमें चाइनीज फिक्स को तोड़ना होगा। जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइनीज गुड्स पे, उसको खत्म करनी होगी। हमें इंडिया के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। If we are really to sustain and take the economy to a different level, we have to create the kind of domestic change that a serious manufacturing economy will do. Jaishankar said at the release of G20 Sherpa Amitabh Kant's book Made in India 75 Years of Business and Enterprise. इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 Years of Business and Enterprise और इसके ऑथर कौन है? अमिताभ कांत। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर जो एक टॉपिक रहता है एग्जाम्स का कि मेड इन इंडिया 75 Years ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किताब किसने लिखी, तो उसके ऑथर कौन है? अमिताभ कांत। बोला गया है कि जो बहुत ही वोलेटाइल वर्ल्ड चल रहा है, डिकार्बनाइजेशन है, तो हमें
चाइना या बाहर की कंट्रीज पे रहने की जरूरत नहीं है। हमने जो दो ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन हमें इकोनॉमिक सुसाइड नहीं करना है। द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग, बट इट्स ऑल्सो अबाउट थिंकिंग एंड टू मेक बिजनेसेस बिलीव दैट इट्स पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर इन दिस कंट्री इन अ बिग वे। हमें सिर्फ बनाना नहीं है, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हम अपनी कंट्री के लिए तो सेल्फ सफिशिएंट होंगे ही, हम बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव बनाएंगे। क्वेश्चनिंग अगेंस्ट रेकलेस ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने एक टर्म दी कि रेकलेस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ रहेगा। इन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ओपनिंग द इकोनॉमी वी शुड नॉट एंड अप डी इंडस्ट्रियलाइजिंग दिस कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि सिर्फ इकोनॉमी को ओपन करने के नाम पे या ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, अंधे ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हमें ये नहीं करना है कि हम अपने देश को डी इंडस्ट्रियलाइज कर लें। हम इस देश को डी इंडस्ट्रियलाइज कर लें, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिकली बाहर के चीप प्रोडक्ट आने से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो खत्म हो जाए। इसको हम बोलेंगे दैट इज नॉट अ लिविंग, दैट इज इकोनॉमिक सुसाइड। ये इकोनॉमिक सुसाइड हमें नहीं करना है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट बिजनेसेस इन अदर कंट्रीज आल्सो एंजॉय प्रिविलेजेस एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। कांत ने कहा है, अमिताभ कांत ने कहा है, इफ इंडिया वर टू बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी फास्ट, करंटली अभी $3.3 ट्रिलियन है 2022 में, कि अगर इंडिया को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर हैज टू emerge as a much larger wealth creator given the limitation of public sector। पब्लिक सेक्टर की लिमिटेशन को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर को फोकस करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को उभर कर आना पड़ेगा, तभी हमारे देश का सपना जो कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है वो सफल हो सकता है, वो अचीव हो सकता है। स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स विल रिड्यूस मेटल एंड रबर इंपोर्ट्स। ये नितिन गडकरी जी ने बोला है कि जो पुराने व्हीकल हो जाते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स विल रिड्यूस इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंस फॉर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, which are sent by Minister of Road and Transport Nitin Gadkari ji. We have started a scrapping policy. There are already a lot of imports of aluminium and copper. Now we don't need to import. The circulation of economy is important. इन्होंने बोला है CII के इवेंट में कि सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट। हम जो पुराने व्हीकल हो चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, अनयूज्ड हैं, हम उनको स्क्रैप करें और स्क्रैप से हम एल्यूमिनियम निकालें, रबर निकालें, ठीक है, और जो भी मेटल्स हैं वो निकालें, ताकि हमारा जो इंपोर्ट है बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं जो, और इंपोर्ट डिपेंडेंस फॉर सच थिंग्स वो खत्म हो सके। ये नितिन गडकरी जी ने CII के एक इवेंट में बोला है। कस्टम होल्ड्स 800 कंटेनर्स ऑफ हैवी मेल्टिंग स्क्रैप अक्रॉस की पोर्ट। कस्टम के पास 800 कंटेनर पड़े हैं मेल्टिंग स्क्रैप्स के, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। TFI is trading commodity derivatives to get direct market access। ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पार्ट है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, on Wednesday allowed stock exchange to extend direct market access facility to foreign portfolio investors for participating in exchange traded commodity derivatives (ETCDs). The new provision would come into force with immediate effect। पहले क्या होता था, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं। दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग ओनली। तो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। बेसिकली ये क्या होते हैं, आपने सुना होगा NCDEX, ठीक है, MCX। तो ये क्या होते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज होती हैं। तो इनके ऊपर डायरेक्ट एक्सेस नहीं था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, लेकिन अभी सेबी ने इसके ऊपर अलाउ कर दिया है कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, उस पे भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और ये फैसिलिटी जो होगी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस की, दैट विल बी विद इमीडिएट इफेक्ट। इट फैसिलिटेट्स द क्लाइंट ऑफ अ ब्रोकर टू डायरेक्टली एक्सेस द एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू द ब्रोकर्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्लेस ऑर्डर्स विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन बाय द ब्रोकर। मींस
अगर अभी क्या होता था, पहले वो ब्रोकर के पास लगाते थे, ब्रोकर के बाद ब्रोकर आगे इन्वेस्टमेंट करता था, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मैनुअल सा गैप रह जाता था। अभी सेबी ने बोला है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वेदर इट इज एप्लीकेशन, वेदर इज वेबसाइट, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकेंगे किसको, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को। तो डीएमए क्या क्या एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑर्डर्स, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एरर्स एसोसिएटेड विद द मैनुअल ऑर्डर एंट्री, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, लोअर इम्पैक्ट कॉस्ट फॉर लार्ज ऑर्डर्स एंड इंप्लीमेंटिंग बेटर हेजिंग एंड आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी। बेसिकली क्या रहेगा बीच में से, जो ब्रोकर का इशू है, जो मैनुअल इशू था कि उनको बोला वो आगे लगा नहीं पाए या आगे बाय नहीं कर पाए, आगे टाइमली सेल नहीं कर पाए, डायरेक्ट एक्सेस जो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम रहती थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, वो इश्यूज खत्म हो जाएंगे। उनका डायरेक्ट कंट्रोल होगा अपने ऑर्डर्स पे, जब चाहे वो उसको बाय कर सकते हैं, जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन कर सकेंगे और इसमें एरर होने का रिस्क कम रहेगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये कैनरा बैंक अपना अभी अपनी क्रेडिट कार्ड विंग के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेबी ग्रांट्स फाइनल अप्रूवल फॉर प्रपोज्ड चेंज इन कंट्रोल ऑफ एचडीएफसी एएमसी। जो एचडीएफसी की एक आर्म है असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके जो कंट्रोल के जो चेंजेस उन्होंने दिए थे उसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। हैज ग्रांटेड इट्स फाइनल अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड चेंज इन कंट्रोल ऑफ एचडीएफसी। दिस विल हेल्प पेव द वे ऑफ मर्जर ऑफ एचडीएफसी इनटू एचडीएफसी बैंक। जो एएमसी है वो भी अब एचडीएफसी बैंक जो कंपनी है, आपने देखा होगा कि एचडीएफसी ग्रुप एक कंसोलिडेटेड ग्रुप हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है इसकी। तो अभी जो एचडीएफसी लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी थी, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ एचडीएफसी एएमसी AIF2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड 2 हैज ग्रांटेड फाइनल अप्रूवल फॉर proposed change in control of HDFC AMC, the private sector lender said in a stock market filing। तो बेसिकली ये क्या है, HDFC बैंक के साथ ही म्यूचुअली कंट्रोल हो जाएगा इनका। ये NRCL की है, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑन द राइज बट बैंक्स ब्रांच आउट टू ड्राइव ग्रोथ। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है। OTTs से रिलेटेड खबर है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, पुअर बॉक्स ऑफिस को, ठीक है। एनसीएलटी गो फर्स्ट रूलिंग में हाइक एयरपोर्ट लीजिंग कॉस्ट हमने देख लिया था अभी फर्स्ट आर्टिकल में कि एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया है गो फर्स्ट के वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी पिटीशन को। तो अभी क्या है, इसके लिए क्या रहेगा इस न्यूज के अंदर कि ये जो बिजनेस करने की कॉस्ट है उसको बढ़ा देगा, क्योंकि हर जगह पे ही कॉस्ट अदर लोकल एयरलाइंस की कॉस्ट ज्यादा रहेगी। डिसीजन बाय एनसीएलटी विल ऑल्सो increase India's risk profile, resulting in lesser charging higher risk premium from other local airlines, increasing the latest cost of doing business. Lesser have already filed for deregistration of SpiceJet aircraft, which has already defaulted on lease rental and has been negotiated with the lessor। जो ये NCLT ने फैसला दिया है, लोग बोल रहे हैं कि इसका गलत प्रभाव पड़ेगा जो लोग हमें एयरक्राफ्ट लीज पे देते थे। तो इसका क्या रहेगा कि अभी इन्होंने एनसीएलटी ने बोला है कि लेसर के अभी डीरजिस्ट्रेशन नहीं करना है एयरक्राफ्ट का। वी आर ट्राइंग टू रिवाइव द एयरलाइंस बैक टू रीच द स्काई। तो लेकिन इसका वर्ल्ड मार्केट पे काफी गलत इम्पैक्ट पड़ा है, और जैसे कि कुछ लेसर्स ने स्पाइसजेट को बोला है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट वापसी चाहिए है, क्योंकि तुम अपने रेंट पे डिफॉल्ट कर चुके हो, लीज रेंटल पे डिफॉल्ट कर चुके हो। कनाडा ट्रेड पैक्ट टू कवर इन्वेस्टमेंट बैरियर। अभी जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स, वो कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन, स्मॉल बिजनेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मैरी एन जी हैं, अभी वो कनाडा विजिट पे उनसे मिले हैं। तो इंडिया कनाडा अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट EPTA, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी इस पे टॉक्स हुई है, इस पे बातचीत हुई है। इंडिया कनाडा अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि किस किस को कवर करेगा, गुड्स को, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को,
रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल ट्रेड, बैरियर्स टू ट्रेड, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये सब इसके अंदर एम्बिट के अंदर आएंगे ईपीटीए के, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट के। तो ये अभी बातचीत चल रही है हमारी, पीयूष गोयल जी मिले हैं जाके कनाडा के मिनिस्टर से, ठीक है। तो ये हम दोनों कंट्रीज के बीच में जो टाइप्स हैं उसको और मजबूत बनाने के लिए ये समिट चल रहा है। अर्ली बर्ड कैचिंग द स्ट्रेस साइन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है डिस्कस करने के लिए। तो फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है जो कि जिसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी इज करंटली निर्मला सीतारमन। उन्होंने बोला है कि हमें एक इंडेक्स बनाना चाहिए, हमें एक अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स तैयार करने चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर जो पुराने जो सिस्टमिक रिस्क असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट है उनकी बजाय हमें अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स बनाने चाहिए, सो दैट अगर बाद आने में इकोनॉमी कोई रिसेशन आता है या कोई इन्फ्लेशन का इशू, स्टैग्फ्लेशन वगैरह सब आता है, कंटिन्यूड इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है, तो या फिर इंस्टेबिलिटी आती है, वो सब हमें पहले से ही पता चला जाए। इसलिए उन्होंने बोला है कि फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डिफेंस डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर बोला गया है कि हमें ऐसे इंडिकेटर्स तैयार करने चाहिए। अ फाइनेंस स्टेबिलिटी इंडेक्स ड्रॉज ऑन द कोरिलेशन अमंग वेरिएबल्स इन द इक्विटी, जो कि इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज, रियल एस्टेट मार्केट, इन सब को मिला के एक ऐसा इंडेक्स बनाए जिससे हमें रिसेशन आना है नहीं आना है, क्या क्या कंडीशन चल रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की, वो सब पता चल जाए, ठीक है। ये सब कोस्ट स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, गिल्ट यील्ड्स, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, सब मैपिंग हो जाएगी एक जगह पे, और वो जहां भी इंडिकेटर्स ऊंचे नीचे हुए हमें पता चल जाएगा कि इकोनॉमी सही चल रही है, स्टेबल चल रही है या अनस्टेबल चल रही है। तो ये बेसिकली इंडिया करंट, अभी जो इंडिया का फाइनेंस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत रोबस्ट है, बैंक के पास कैपिटल है, बहुत अच्छे बफर है, कैपिटल बफर है, और जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है वो भी ठीक है, और इंटरेस्ट रेट की साइकिल भी बढ़िया चल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा भरोसा है, ठीक है। तो ये अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी चल रही है, लेकिन हमें ऐसे इंडेक्स तैयार करने होंगे, ऐसे इंडिकेटर्स तैयार करने होंगे जिससे आने वाली कोई इंस्टेबिलिटी इशू का किसी भी तरह की मार्केट में, रियल एस्टेट में, स्टॉक में, फाइनेंस में, कहीं भी अपनी इकोनॉमी में इशू आता है तो वो हमें पहले से ही पता चल जाए। So this is the last article of the editorial page, and we have completed the complete Economic Times, though it was a long class because there were many important news to discuss today. We will meet tomorrow with a new edition of the Economic Times. If you find some issues, if you find some query, do let me know in the comment section. I'll try to cover up that also. I'll try to cover up some economic terms also. So stay tuned with us with the ET analysis. Jai Hind.